एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती है प्लीज? जी सर, बताइए। मुझे प्लेन शर्ट्स चाहिए कलर्स में। हाय, मुझे कुछ और शर्ट्स चाहिए, आप प्लीज दिखाएंगी? ओके सर, प्लीज आइए। हाय, मैं वैभव, पहचाना? जी सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? हाँ, मुझे कुछ और शर्ट्स चाहिए। सर, इस हफ्ते आप 5 बार आ चुके हैं। मैं एक काम करती हूँ, आपको हर टाइप के डिज़ाइंस और पैटर्न्स के शर्ट्स दिखा देती हूँ। आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा। ओके? अगर आप एक साथ सब दिखा देंगी तो मैं आपसे मिलूंगा कैसे? सब कुछ नॉर्मल लग रहा है राजेश जी। रोज की तरह प्राजक्ता अपने काम पर आई और नॉर्मल अपने टाइम पर शाम को निकल गई। मैम, फिर प्राजक्ता अपने घर क्यों नहीं पहुंची है? देखो जतिन, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्राजक्ता वहां आई है? वो घर नहीं पहुंची अभी तक? आई थी, गला घोट कर मार दिया मैंने उसको। मैं उनके घर गई थी पता करने साहब। 5 साल का बेटा है प्राजक्ता का। सर, भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 11 अप्रैल की शाम को हुए सारे एक्सीडेंट केसेस चेक कर लिए, कुछ नहीं मिला। प्राजक्ता का हस्बैंड, आई मीन एक्स हस्बैंड जतिन नारायण, उसे पूछताछ की? सर, डाइवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, मामला कोर्ट में है। लेकिन प्राजक्ता के भाई राजेश के अकॉर्डिंग जतिन थोड़ा वायलेंट आदमी है, मारपीट करता है। यार आशिमा, अगर तुझे थोड़ा भी डाउट है ना तो तू प्लीज जाके पुलिस को सब बता दे। अगर प्राजक्ता उस लड़के के साथ भाग गई है ना तो ये बात पुलिस को पता होना जरूरी है, वरना तुझ पे आ जाएगा कि तूने इतनी बड़ी बात छुपाई। सर, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ प्राजक्ता के लिए आता था स्टोर में। एक्सक्यूज मी, यस? वो प्राजक्ता नहीं आई आज? जिस दिन प्राजक्ता का डे ऑफ था उस दिन भी आया था सर। उसके बारे में पूछा और चला गया। शॉपिंग भी नहीं की उस दिन तो। नाम क्या इस आदमी का? मुझे नहीं पता सर, मैंने एक बार प्राजक्ता से पूछा भी उसके बारे में। अरे वो बस एक कस्टमर है और तू ना फालतू की स्टोरी मत बना। कुछ तो स्टोरी होगी ना प्राजक्ता। वो बस तेरे लिए और तेरे बारे में पूछता है। तू जो शर्ट दिखाती है फटाक से खरीद लेता है। तो शायद मुझसे अट्रैक्टेड होगा, बट मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? वो जितनी शर्ट्स खरीदेगा मुझे उतना ही ज़्यादा कमीशन मिलेगा। और वैसे भी तुझे तो पता है कि मुझे पैसे की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। तुझसे ना प्यार हो गया उसे प्राजक्ता। वो कितने दिनों से स्टोर पे आ रहा था और आखिरी बार कब आया? 2 हफ्ते या 20 दिन से आना शुरू किया था, पर पिछले 7 दिनों में मैंने उसे स्टोर पे नहीं देखा सर। मुझे ना सॉलिड डाउट था और अभी भी है कि वो और प्राजक्ता कहीं बाहर मिलते थे। कौन है ये मैडम? मैं नहीं जानता इसे। मैंने भी इससे पहले कभी नहीं देखा। आरा बेटा, ये अंकल को आपने पहले कभी देखा है? मम्मी के साथ आप बाहर घूमने जाते थे ना, तभी अंकल मिले थे आपको? कैसा है तू बेटा? ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? और वहाँ की क्या खबर है? पुलिस तो हमारे घर पर कीट की तरह नजरें गाड़ी बैठी है। एक बात सच सच बता, कहीं तूने ही तो प्राजक्ता के साथ कुछ? रखता हूँ माँ, बाद में फोन करूँ। जी कहिए। वैभव प्रसाद यहीं रहते हैं? वैभव प्रसाद, ये कौन है? सिम कार्ड के फॉर्म पे तो यही एड्रेस है। आपका एड्रेस? कमाल है, मेरे घर पर कोई वैभव प्रसाद रहता है और मुझे पता ही नहीं। एड्रेस तो नकली है, पता नहीं ये वैभव प्रसाद नाम भी असली है या नहीं। एक और अजीब बात है, सिम कार्ड 1 महीने पहले ही लिया गया था और कॉल रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही नंबर है, प्राजक्ता का नंबर। यानी सिम कार्ड सिर्फ प्राजक्ता से बात करने के लिए ही लिया गया था। ये कह रहे हो कि प्राजक्ता का मर्डर करने के लिए भेजा गया इस वैभव प्रसाद को? यस सर। तब तो ये कोई हिस्ट्री शीटर भी हो सकता है।
पता करो इसका कोई अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और हाँ, जतिन नारायण के फोन रिकॉर्ड से ऐसा कुछ मिला जो सस्पिशियस हो? नहीं सर। सारे पुलिस स्टेशंस को अलर्ट मोड पे डाल दो और खोद निकालो इस वैभव प्रसाद को, उर्फ जो भी इसका असली नाम है। सर, इसका असली नाम वैभव ही है, वैभव प्रसाद। पर यह भी एक मिसिंग केस है। मिसिंग? अरे झोल है ये प्राजक्ता को टारगेट कर रहा था और खुद मिसिंग है। 12 अप्रैल से लापता है। किवाड़पुर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मिसिंग कंप्लेंट भी हुई है। किसी ऑटो गैराज में काम करता था और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसकी मिसिंग कंप्लेंट किसने की है? इसी की वाइफ जानवी प्रसाद ने। वो इस लड़की के साथ भाग गया, यही कहना चाहते हैं ना आप? कौन है ये लड़की? भाग गया हम नहीं, तुम कह रही हो जानवी। मतलब तुम्हें पता है ये इसके साथ भाग गया है? तुम जानती हो प्राजक्ता के बारे में? तुम्हें पता है तुम्हारे पति के साथ इसका कुछ चल रहा था? पता होता तो मिसिंग कंप्लेंट क्यों लिखवाती मैं? और जब रिपोर्ट लिखवाई थी तभी बोलती ना कि इस लड़की को ढूंढो, इसके साथ भागा होगा। अरे मुझे तो इसके बारे में अभी पता चल रहा है, अभी नाम पता चला इसका। तुम्हारे पति वैभव के साथ कैसा रिलेशन था तुम्हारा? मतलब प्रॉब्लम क्या थी तुम दोनों के बीच? झगड़े होते थे, बहुत झगड़ते थे हम दोनों। कभी कभी तो एक हफ्ते तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वो अपने फोन में लगा रहता था और मैं मिंटू में घर के काम में लगी रहती थी। हाँ, पर रोज काम खत्म करने के बाद घर जरूर आता था। उस दिन शाम को जब मैं उसके गैराज गई तो पता चला वो तो 4 बजे ही चला गया वहां से। उसके बाद कहाँ गया कुछ पता नहीं। और अब आप कह रहे हैं कि उसका किसी औरत के साथ चक्कर था। सलाम मैडम। हाँ कृष्णा, क्या लाया? मोनू जायसवाल को जानती है मैडम? नाम तो सुना हुआ लग रहा है। 3 आप मर्डर केस है जिसपे 2 साल पहले आपने उसको पकड़ा था, धरीवाल मर्डर केस में। ये मोनू जायसवाल? हाँ यही मैडम। इसका इस केस में क्या कनेक्शन है? कल फोन आया था मैडम इसका मुझे, पर सामने आने से मना कर रहा है। क्या बोला? जानवी और वैभव दोनों को जानता है ये मोनू। जिस एरिया में उसका धंधा चलता है मैडम, हरिनगर, जानवी और वैभव का घर वही है। अरे इतना सस्पेंस मत बना यार। क्या बोला उसने ये बता, मुद्दे पे आ। मोनू ने वैभव का पीछा किया था, प्राजक्ता और वैभव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, और वो ऐसा कह रहा था कि ये करने के लिए उसको जानवी ने कहा था। क्या नाम है लड़की का? वो नहीं मालूम, लेकिन लड़की यही है जिससे आपके हस्बैंड का सीन चालू है। क्या करना है मैडम इसका? दोनों में से किसे भेजना है पवेलियन? नमस्ते, मैं प्रतीक गांधी। किसी का दिल टूटा, किसी को दर्द पहुंचा, किसी के अंदर आक्रोश उमड़ा, जज्बातों ने मानसिक संतुलन को ही उथल पुथल कर दिया, और फिर गन का ट्रिगर दब गया, चाकू चल गया, या गला घोंट कर किसी की जान ली। ये सब नहीं होना चाहिए था, पर अफसोस ये हुआ। क्राइम्स आजकल सीजन 2, कहानियां कुछ ऐसे इमोशंस की जो न जाने क्यों बेकाबू हो गए।
एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती है प्लीज़? जी सर, बताइए। मुझे प्लेन शर्ट्स चाहिए कलर्स में। कैजुअल या फॉर्मल्स? सेमी फॉर्मल। ओके सर, प्लीज आइए। आपका साइज क्या होगा सर? 40? हाँ 40। ये देखिए सर। अरे ये तो बहुत अच्छी है, मैं ट्राई करके आता हूँ। हाय, मुझे कुछ और शर्ट्स चाहिए, आप प्लीज़ दिखाएंगी? ओके सर, प्लीज आइए। मेरा नाम वैभव है। ओके सर, आपको सेमी फॉर्मल्स ही चाहिए या कैजुअल? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको अच्छा लगे दिखा दीजिए। ओके, प्लीज आइए। सर, ये शर्ट आपके ऊपर बहुत जचेगी। नहीं ये नहीं। ओके, मैं कुछ और दिखाती हूँ। एक्सक्यूज मी, यस वो प्राजक्ता नहीं आई आज? सर, प्राजक्ता का लंच टाइम है, मैं दिखाती हूँ ना आपको। कोई बात नहीं, मैं तब तक वेट करूँगा। हेलो सर। हाय, मैं वैभव, पहचाना? जी सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? हाँ मुझे कुछ और शर्ट्स चाहिए। ओके सर, आइए। सर इस हफ्ते आप 5 बार आ चुके हैं। मैं एक काम करती हूँ, आपको हर टाइप के डिज़ाइंस और पैटर्न्स की शर्ट्स दिखा देती हूँ, आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा। ओके? अगर आप एक साथ सब दिखा देंगी तो मैं आपसे मिलूंगा कैसे? मजाक कर रहा हूँ, आप प्लीज़ गलत मत समझिए, बिल्कुल गलत मत समझिए। एक्चुअली क्या है ना, आपकी शर्ट्स की चॉइस इतनी अच्छी है कि आप जो भी दिखाती है मैं झट से खरीद लेता हूँ। थैंक यू। वेलकम। अच्छा, कॉफ़ी पीने चलेंगे मेरे साथ? सब कुछ नॉर्मल लग रहा है राजेश जी। रोज की तरह प्राजक्ता अपने काम पर आई और नॉर्मल अपने टाइम पर शाम को निकल गई। मैम फिर प्राजक्ता अपने घर क्यों नहीं पहुंची है? आपने इसके पति जतिन नारायण से बात की है? उसका फोन बन जा रहा है, पर आप तो उससे पहले बात कर चुके हैं ना। देखो जतिन, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्राजक्ता वहाँ आई है? वो घर नहीं पहुंची अभी तक? आई थी, गला घोट कर मार दिया मैंने उसको। ठीक, अब तुझे जो करना है कर ले। जतिन! ये आवाज नीचे। अब मैं तेरी बहन का पति नहीं। वो क्या करती है, किससे मिलती है, कहाँ जाती है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर अब वो क्यों आएगी यहाँ मेरे पास? मिल गया होगा उसे कोई नया आशिक, गुलछर्रे उड़ा रही होगी उसी के साथ। देखो आरव, इसे फिनिश करो, पूरा फिनिश करना। हाँ, क्या हुआ? वो जतिन कह रहा है कि प्राजक्ता वहाँ नहीं आई। आप प्राजक्ता के स्टोर मैनेजर को कॉल करके देखिए ना। किया था, वो कह रहा है कि आई थी लेकिन हमेशा की तरह शाम 7 बजे निकल गई। 11:30 बज गए हैं। प्राजक्ता इतनी लेट कभी नहीं होती है। मैम आपने कहा था कि मिसिंग केस में आप 48 घंटे इंतजार करने के बाद ही जांच शुरू करते हैं। मेरी बहन को गायब हुए लगभग 2 दिन हो चुके हैं मैम।
परसों रात से घर नहीं लौटी है। मैम मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरी बहन काम से सीधा घर आती है अपने बेटे आरव के पास, वो अब तक आई नहीं है। मैम प्लीज आप कुछ कीजिए। मैं उनके घर गई थी पता करने साहब। 5 साल का बेटा है प्राजक्ता का। सर, भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 11 अप्रैल की शाम को हुए सारे एक्सीडेंट केसेस चेक कर लिए, कुछ नहीं मिला। प्राजक्ता का हस्बैंड, आई मीन एक्स हस्बैंड जतिन नारायण, उसे पूछताछ की? सर, डाइवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, मामला कोर्ट में है। लेकिन प्राजक्ता के भाई राजेश के अकॉर्डिंग जतिन थोड़ा वायलेंट आदमी है, मारपीट करता है। मैडम बहुत ही बेकार आदमी है ये जतिन, बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं। पहले उसने खुद मेरी बहन प्राजक्ता को घर से बाहर निकाला, फिर उसे डाइवोर्स देने में भी नाटक कर रहा है। कोर्ट की पेशी में भी नहीं आता है वो। आरव 1 हफ्ते से बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था तो उसे। मेरी वजह से बीमार पड़ा? मैंने क्या बीमार उसे? कैसी बातें कर रहे हो? बेटा है तुम्हारा, एक बार मिलने तो आ सकते थे ना तुम। और हॉस्पिटल के खर्चे का क्या? मैंने तुमसे बस एक बार पैसे मांगे और तुम तो अपना फोन बंद करके बैठ गए थे। कोई पैसे वैसे नहीं मेरे पास। और घर छोड़कर तुम गई थी प्राजक्ता। उस समय तो बहुत उछल उछल कर कहा था तुमने कि कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, मैं सब संभाल लूंगी। तो और क्या करती अम्मा? तुम्हारा ये लाडला बेटा मुझ पर हाथ उठाता था, आरव को पीटता था, उसका क्या? और तुमने तो मौन व्रत धारण कर लिया था। बात करेगी मेरी बात से खिसका दो। खबरदार मेरी बहन पे हाथ उठाए तो हाथ तोड़ दूंगा तेरा मैं। ये तुम दोनों निकलो यहाँ से, साथ दोनों मिलकर लड़कों को फंसाते हो। निकलो यहाँ से। बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं पुलिस तुम्हारे पास आ गई। जतिन, तुम्हारा अगर बैंड नहीं बजा दिया ना, मेरा नाम भी प्राजक्ता नहीं। जो करना है कर, जिसे बुलाना है बुला, मैं बताता हूँ सबको। साला बच्चा मेरा नहीं किसी और का है। निकलो यहाँ से तुम, निकलो। निकम्मा है जतिन, फंस गई मेरी बहन उसके चुंगल में। पता नहीं तब प्राजक्ता ने क्या देखा था उस आदमी में जो उससे शादी कर ली। जतिन का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। राजेश, ये जतिन को सबक सिखाने के लिए तो कहीं तुम्हारी बहन जानबूझ करके गुमशुदा होने का नाटक तो नहीं कर रही? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बहन अपने बेटे आरव को छोड़कर ड्रामा करेगी? आप हम पर शक कर रही हैं? उस जतिन को पकड़िए ना आप, अरेस्ट कीजिए उसे, तोड़िए, इससे पहले वो मेरी बहन के साथ कुछ गलत करे। नहीं पता कहाँ है जतिन, गया होगा कहीं। कहाँ जा सकता है वो? सुनाई कम देता है क्या आपको? कहा ना, नहीं पता कहाँ गया है या कहाँ जा सकता है। ये सब उस प्राजक्ता और उसके भाई राजेश का किया धरा है। जाके कहीं छुप गई होगी और मेरे बेटे के पीछे आपको लगा दिया उसे परेशान करने के लिए। यही धमकी देके गए थे दोनों। देखिए सावित्री जी, अगर आपका बेटा सामने से पुलिस से बात नहीं करता है तो उसकी परेशानी बढ़ेगी। अब और क्या परेशान होगा, पहले से ही बहुत परेशान है वो। कोई काम वाम नहीं है उसके पास, और ऊपर से इस औरत ने जीना हराम कर रखा है उसका। बिना कोई मतलब दोनों भाई बहन हाथ धो के पीछे पड़े हैं उसके। अर्पिता, मैं ट्रेंडी स्टोर दोबारा गया था, पर वहाँ किसी ने भी प्राजक्ता के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जो अटपटी या एबनॉर्मल हो। सर, उसके भाई राजेश पे तो मुझे डाउट है, लेकिन प्राजक्ता अपने बेटे को ऐसे छोड़कर अपने एक्स हस्बैंड जतिन को सबक सिखाने के लिए नाटक नहीं कर सकती। यार आशिमा, अगर तुझे थोड़ा भी डाउट है ना तो तू प्लीज जाके पुलिस को सब बता दे। वैसे भी अब प्राजक्ता का मिसिंग होना सारे न्यूज़पेपर्स में है। पर तुझे लगता है क्या प्राजक्ता ऐसा कुछ करेगी, और वो भी अपने बेटे आरव को यूं छोड़कर? देख यार, तुझे क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्राजक्ता उस लड़के के साथ भाग गई है ना, तो ये बात पुलिस को पता होना जरूरी है, वरना तुझ पे आ जाएगा कि तूने इतनी बड़ी बात छुपाई। सर, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ प्राजक्ता के लिए आता था स्टोर में। एक्सक्यूज मी, यस। वो प्राजक्ता नहीं आई आज? जिस दिन प्राजक्ता का डे ऑफ था उस दिन भी आया था सर। उसके बारे में पूछा और चला गया। शॉपिंग भी नहीं की उस दिन। तो नाम क्या इस आदमी का? मुझे नहीं पता सर, मैंने एक बार प्राजक्ता से पूछा भी उसके बारे में। अरे वो बस एक कस्टमर है, और तू ना फालतू की स्टोरी मत बना। कुछ तो स्टोरी होगी ना प्राजक्ता, वो बस तेरे लिए और तेरे बारे में पूछता है। तू जो शर्ट दिखाती है फटाक से खरीद लेता है। तो शायद मुझसे अट्रैक्टेड होगा, बट मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो जितनी शर्ट्स खरीदेगा मुझे उतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगा।
और वैसे भी तुझे तो पता है कि मुझे पैसे की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। तुझसे ना प्यार हो गया उसे प्राजक्ता। वैसे नाम क्या है उसका? नाम तो याद नहीं है, और सच कहूँ तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है उसका नाम जानने में। और तू प्लीज़ अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ा। प्राजक्ता को लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ सर, लेकिन बिना आग के धुआं भी तो नहीं होता ना, इसलिए सोचा आपको बता दूँ। वो कितने दिनों से स्टोर पे आ रहा था और आखिरी बार कब आया? 2 हफ्ते या 20 दिन से आना शुरू किया था, पर पिछले 7 दिनों में मैंने उसे स्टोर पे नहीं देखा सर। मुझे ना सॉलिड डाउट था और अभी भी है कि वो और प्राजक्ता कहीं बाहर मिलते थे। यही था सर, यही आदमी। कौन है ये मैडम? मैं नहीं जानता इसे। मैंने भी इससे पहले कभी नहीं देखा। आरा बेटा, ये अंकल को आपने पहले कभी देखा है? मम्मी के साथ आप बाहर घूमने जाते थे ना, तभी अंकल मिले थे आपको? मेरी मम्मा कहाँ है आंटी? हम तुम्हारी मम्मा को जल्दी लेकर के आएंगे, प्रॉमिस। हरीश, मुझे उस नंबर के डिटेल्स चाहिए जल्दी। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। यहाँ जो लड़की मिसिंग है प्राजक्ता, उसकी लास्ट बात उसी नंबर पे हुई है। 4 दिन हो गए, लड़की मिली नहीं है। हम पे बहुत प्रेशर है, तू भी थोड़ा प्रेशर ले, नहीं तो आके बैठूंगा तेरे सर पे। पिछले 20 दिनों में प्राजक्ता की इस नंबर पे रेगुलर बात हुई है। यही लड़का होगा, स्टोर पे बार बार आना, प्राजक्ता के बारे में पूछना, हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था। 100% इसने प्राजक्ता को प्रपोज किया होगा और प्राजक्ता इसके साथ भाग गई होगी। सोशल मीडिया पर कुछ मिला? प्राजक्ता का सोशल मीडिया अकाउंट है, पर बहुत कम पोस्ट करती है। और इस बंदे का कुछ नहीं मिला है। साइबर टीम फोटो से रिवर्स सर्च कर तो रही है, पर अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। गुड मॉर्निंग सर, आ जाओ अंदर। अरे आजा अशफाक, कल बुलाया था, आज आ रहा है। हाँ सर, वो दूसरे केस में बिजी था, थोड़ा फंस गया था। साला हमसे ज्यादा कैसे थे तेरे पास? हाँ अरे सर, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। अरे वो केस छोड़ और इस पे लग जा। मुझे इन दोनों की पूरी खबर चाहिए। अगर बाहर मिलते थे तो कहाँ मिलते थे और कितनी बार मिले? कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट, पार्क, सब पता लगा। ये तो वो गारमेंट स्टोर वाली लड़की है ना, मिसिंग है ना? अशफाक, तो हमसे पूछ रहा है या हमें बता रहा है? कोई खबर है तो बोल। अभी तक तो नहीं है, लेकिन कल तक इनकी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल के दे दूंगा। ठीक है, फिर लग जा काम पर। चलता हूँ साहब। ये प्राजक्ता का हस्बैंड जतिन, ये भी रफू चक्कर हो गया है। 22 की उम्र में कि निकम्मे से प्यार हो गया और शादी कर ली, फिर बच्चा हो गया और दोनों की शादी बिखर गई। ये आजकल के यंगस्टर ना हर चीज में जल्दी में रहते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, लेकिन फिर भी रुकते नहीं है। लाइफ में एक और नया एडवेंचर। 99.9% प्राजक्ता इस बंदे के साथ भाग गई है। खैर, हमारे लिए मिसिंग कंप्लेंट है, प्राजक्ता को ढूंढना जरूरी है। हेलो, कैसा है तू बेटा?
ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? और वहाँ की क्या खबर है? पुलिस तो हमारे घर पर कीट की तरह नजरें गाड़े बैठी है। मुझे तो लगता है कि मेरा भी पीछा कर रही है। चिंता मत कर माँ, रखता हूँ माँ, बाद में फोन करूँगा। एक बात सच सच बता, कहीं तूने ही तो प्राजक्ता के साथ कुछ? रखता हूँ माँ, बाद में फोन करूँगा। लेट्स मीट कैफे, चौधरी सर्कल, पिन कोड 61। रोज शाम को प्राजक्ता और ये बंदे का मिलना यहीं पर होता था। सर, इनका लव स्टोरी का पूरा सीन यहीं पर है। मुझे पता था तुम मुझे कॉफी के लिए जरूर पूछोगे। और तुम भी तो उसी दिन का इंतजार कर रही थी ना। प्यार तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। और सुनो, तुम अब भोली मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम भी मुझे चाहती हो ना? तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मैं एक 5 साल के बच्चे की माँ हूँ और पिछले 2-2.5 साल से मैं अपने हस्बैंड से अलग रह रही हूँ। ये एक गलत आदमी से प्यार और शादी करने का नतीजा है। हर इंसान गलत नहीं होता प्राजक्ता, और हर तजुर्बा एक जैसा नहीं होता। तुम्हारे साथ जो हुआ वो एक गलती थी, उस गलती को अपनी सजा मत बनाओ। अपने अतीत के दर्द से उबरने का हक है तुम्हें। आने वाली खुशियों पे क्यों शक है तुम्हें? मुझे आजमा के तो देखो, जिंदगी संवार दूंगा, तुम्हारी, मेरी और आरव की भी। प्राजक्ता का दोस्त भी तो हो सकता है। मेरी बहन किसी के साथ जाएगी क्यों? आप खुद सोचिए, 5 साल का प्यारा सा बेटा है उसका, उसे छोड़कर वो किसी के साथ भागेगी क्यों? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ राजेश, ये फोटोज अपने आप में एक कहानी बयान कर रही हैं। तुम सच में इस आदमी को नहीं जानते? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अगर मैं इसे जानता होता तो इसी तरह पूछता ना कि मेरी बहन प्राजक्ता कहाँ है। मुझे डर लग रहा है मेरी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। मैम, अगर मेरी बहन का इसके साथ कुछ होता भी जैसा कि आप कह रहे हैं तो मेरी बहन आकर मुझे तो बताती। मैं तो कुछ चाहता था कि प्राजक्ता लाइफ में दोबारा सेटल हो जाए, उसे प्यार करने वाला पति मिले, उसके बेटे आरव को एक अच्छा फादर मिले। मुझे नहीं पता मैम कौन है ये। जी कहिए। वैभव प्रसाद यहीं रहते हैं। वैभव प्रसाद, ये कौन है? सिम कार्ड के फॉर्म पे तो यही एड्रेस है, आपका एड्रेस। कमाल है, मेरे घर पर कोई वैभव प्रसाद रहता है और मुझे पता ही नहीं। ये घर मेरा, अलका राठी और मेरे पति मुकेश राठी का है और हम किसी वैभव प्रसाद को तो नहीं जानते। एड्रेस तो नकली है, पता नहीं ये वैभव प्रसाद नाम भी असली है या नहीं। एक और अजीब बात है, सिम कार्ड 1 महीने पहले ही लिया गया था और कॉल रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही नंबर है, प्राजक्ता का नंबर। यानी सिम कार्ड सिर्फ प्राजक्ता से बात करने के लिए ही लिया गया था। ये वैभव प्रसाद कैरेक्टर प्राजक्ता को टारगेट कर रहा था। तो यहाँ कोई ना कोई क्राइम के आसार भी दिख रहे हैं। सर, वैभव प्रसाद पक्का जतिन नारायण का हायर किया गया आदमी हो और जतिन नारायण ने ही वैभव प्रसाद को प्राजक्ता के पीछे भेजा होगा।
ये कह रहे हो कि प्राजक्ता का मर्डर करने के लिए भेजा गया इस वैभव प्रसाद को? यस सर। तब तो ये कोई हिस्ट्री शीटर भी हो सकता है। पता करो इसका कोई अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और हाँ, जतिन नारायण के फोन रिकॉर्ड से ऐसा कुछ मिला जो सस्पिशियस हो? नहीं सर। सारे पुलिस स्टेशंस को अलर्ट मोड पे डाल दो और खोद निकालो इस वैभव प्रसाद को, उर्फ जो भी इसका असली नाम है। ठीक से चेक कर जसवंत, उसका असली नाम वैभव प्रसाद नहीं हो सकता है। रुपेश, यही उसका नाम है। फाइल मेरे हाथ में है और डेट है 12 अप्रैल। अगर तुझे डाउट है तो खुद आके चेक कर ले। सर, इसका असली नाम वैभव ही है, वैभव प्रसाद। पर यह भी एक मिसिंग केस है। मिसिंग? अरे झोल है ये प्राजक्ता को टारगेट कर रहा था और खुद मिसिंग है। 12 अप्रैल से लापता है। किवाड़पुर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मिसिंग कंप्लेंट भी हुई है। किसी ऑटो गैराज में काम करता था और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसकी मिसिंग कंप्लेंट किसने की है? इसी की वाइफ जानवी प्रसाद ने। मेरे पति वैभव के बारे में कुछ पता चला है? अभी तक तो नहीं जानवी, पर तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को? कहाँ है वो? क्या वो इस लड़के के साथ भाग गया? यही कहना चाहते हैं ना आप? कौन है ये लड़की? भाग गया हम नहीं, तुम कह रही हो जानवी। मतलब तुम्हें पता है ये इसके साथ भाग गया है? तुम जानती हो प्राजक्ता के बारे में? तुम्हें पता है तुम्हारे पति के साथ इसका कुछ चल रहा था? पता होता तो मिसिंग कंप्लेंट क्यों लिखवाती मैं? और जब रिपोर्ट लिखवाई थी तभी बोलती ना कि इस लड़की को ढूंढो, इसके साथ भागा होगा। अरे मुझे तो इसके बारे में अभी पता चल रहा है, अभी नाम पता चला इसका। तुम्हारे पति वैभव के साथ कैसा रिलेशन था तुम्हारा? मतलब प्रॉब्लम क्या थी तुम दोनों के बीच? जानवी, मिंटू कब से रोए जा रहा है, देख नहीं सकती उसे? वैभव, तुम्हारा ही डब्बा बना रही हूँ मैं। 2 मिनट के लिए तुम देख लोगे उसको तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? मुझे तुम्हारा डब्बा नहीं चाहिए, मैं बाहर खा लूंगा। अरे तुम्हारे रोज रोज के यही ड्रामे। बाहर खाना खाने को तैयार हो, लेकिन 2 मिनट के लिए मेरी हेल्प नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकता हेल्प। तुम सब काम छोड़कर किचन में डब्बा बनाना। और तुम सुबह से कहाँ बिजी हो? क्या कर रहे हो? सिर्फ चाय सिगरेट। मैं जा रहा हूँ, रात को भी बाहर खा लूंगा। कम से कम तुम्हारी चिक से तो शांति मिलेगी। वैभव, तुम्हें एक काम करने को कहा था मैंने, वो भी नहीं हुआ तुमसे। अरे शादी क्यों की मुझसे? इतने बड़े बड़े जो वादे किए थे सब झूठे थे क्या वो? वैभव, झगड़े होते थे, बहुत झगड़ते थे हम दोनों। कभी कभी तो एक हफ्ते तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वो अपने फोन में लगा रहता था और मैं मिंटू में घर के काम में लगी रहती थी। हाँ, पर रोज काम खत्म करने के बाद घर जरूर आता था। उस दिन शाम को जब मैं उसके गैराज गई तो पता चला वो तो 4 बजे ही चला गया वहां से। उसके बाद कहाँ गया कुछ पता नहीं। और अब आप कह रहे हैं कि उसका किसी औरत के साथ चक्कर था। वैभव अपनी शादी से खुश नहीं था और प्राजक्ता अपने पति से अलग रह रही थी। अरे दोनों कहीं भाग गए, यही केस है। मैं आरव से मिली हूँ सर। बहुत प्यारा बच्चा है और मुझे नहीं लगता कि प्राजक्ता अपने बेटे को छोड़कर के कहीं जाएगी। मम्मा वापस कब आएगी मामी? आरव, मम्मी जल्दी वापस आ जाएंगे। मम्मा मुझे छोड़कर क्यों गई? छोड़कर नहीं गई है बेटा। तो फिर कहाँ गई मेरी मम्मी? मम्मी ना किसी काम से गई है। हम जल्दी उन्हें वापस ले आएंगे। लो खाओ तुम। फोन रिकॉर्ड्स कल तक आएंगे रुपेश। थोड़ा टाइम लग रहा है, वो क्या है ना, दूसरे केसेस में बिजी थे हम। आई अंडरस्टैंड जसवंत, बट ये केस भी अर्जेंट है। और हाँ, प्राजक्ता से बात करने के लिए वैभव एक नया नंबर यूज़ कर रहा था, लेकिन वैभव की वाइफ जानवी ने जो तुम्हें नंबर दिया है वो उसका दूसरा नंबर है। हमें उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए। उस नंबर की कॉल रिकॉर्ड्स कल तक मिल जाएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कोई मिसिंग केस है। ये वैभव प्रसाद और प्राजक्ता तिवारी दोनों अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहते होंगे। मिले, प्लान बनाया और भाग गए। नहीं जसवंत, इस वैभव ने प्राजक्ता को टारगेट किया 100% प्राजक्ता के एक्स हस्बैंड जतिन के कहने पे। चलो एक बार तुम्हारी बात मान लेते हैं कि वैभव और प्राजक्ता का अफेयर था और दोनों रफू चक्कर हो गए, बट इन दैट केस ये जतिन ये क्यों अंडरग्राउंड है?
सलाम मैडम। हाँ कृष्णा, क्या लाया? मोनू जायसवाल को जानती है मैडम? नाम तो सुना हुआ लग रहा है। तीन आप मर्डर केस है जिसपे 2 साल पहले आपने उसको पकड़ा था, धरीवाल मर्डर केस में। ये मोनू जायसवाल? हाँ यही मैडम। इसका इस केस में क्या कनेक्शन है? कल फोन आया था मैडम इसका मुझे, पर सामने आने से मना कर रहा है। क्या बोला? जानवी और वैभव दोनों को जानता है ये मोनू। जिस एरिया में उसका धंधा चलता है मैडम, हरिनगर, जानवी और वैभव का घर वही है। अरे इतना सस्पेंस मत बना यार, क्या बोला उसने ये बता, मुद्दे पे आ। मोनू ने वैभव का पीछा किया था, प्राजक्ता और वैभव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, और वो ऐसा कह रहा था कि ये करने के लिए उसको जानवी ने कहा था। क्या नाम है लड़की का? वो नहीं मालूम, लेकिन लड़की यही है जिससे आपके हस्बैंड का सीन चालू है। क्या करना है मैडम इसका? दोनों में से किसे भेजना है पवेलियन? मोनू जायसवाल को पकड़ने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जानवी। उससे पहले तुम ही बता दो। हमें पता है कि मोनू जायसवाल ने तुमसे पूछा था किसको पवेलियन भेजना है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे सिर्फ उस औरत के बारे में जानना था। मैं उससे मिलना चाहती थी, उसे बोलना चाहती थी कि भगवान के लिए मेरे पति को छोड़ दे। जब पहले तुमसे पूछा था तब तुम्हें इस औरत के बारे में कोई आइडिया नहीं था? अब भी कोई आइडिया नहीं है मैडम। हाँ, पर वैभव को लेके मेरे मन में जो डाउट था उसका जवाब मुझे मिल गया। अगर वैभव ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? 4 साल पहले वैभव से मिली थी मैं, सेकेंड ईयर कॉलेज में थी। जब पापा को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया, लेकिन पता नहीं मुझे उसमें ऐसा क्या दिखा कि एक दिन सब कुछ छोड़कर मैं उसके साथ भाग गई। घर, वाराणसी, माँ बाप सब कुछ पीछे छूट गया। लेकिन अब समझ आता है कि कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। ये सब करके मुझे क्या मिला? रोज के झगड़े, एक आदमी जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो ऐसा निकलेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मिंटू के पैदा होने के बाद भी उस आदमी में कोई सुधार नहीं आया। उसे सिर्फ एक काम आता था, उससे झगड़ा करना। पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव मुझे बहुत अटपटा लग रहा था। मुझे शक था कि उसे कोई और मिल गई है। इससे पहले कि वो मुझे छोड़ दे, मैं उस लड़की से मिलना चाहती थी, उसे बोलना चाहती थी कि किसी और को ढूंढ ले, बस मेरे पति को छोड़ दे। जानती हूँ मैं तुम्हें कोई और मिल गई, तभी तो सारा दिन फोन से चिपके रहते हो। किसी और के बारे में सोचना भी मत वैभव, वरना सारी जिंदगी पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाओगे। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। अपना परिवार इसलिए छोड़कर नहीं आई तुम्हारे लिए कि तुम कहीं और जाकर मुंह मारो। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं एक अबला नारी हूँ जो चुपचाप बैठकर सब कुछ सहती रहूंगी। कहाँ जा रहे हो? वैभव, वैभव, जिस किसी के साथ भी चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा, सब पता लगा सकती हूँ मैं। हेलो, क्या मैं वैभव से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रहा है? मैं उनकी फ्रेंड हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? क्या बोल रही हैं आप? तुझे पता है ना वैभव शादीशुदा है, या उसने बताया नहीं तुझे? माफ कीजिए, मुझे वैभव से बात करनी है। वैभव के आसपास भी आई है ना तो काट के रख दूंगी, समझी? हेलो, हेलो, हेलो। कौन थी ये? कोई काम का फोन होगा जानवी। तुम्हारे ऑटो गैराज में लड़कियां कब से काम करने लग गई? कस्टमर भी हो सकता है। तो कस्टमर गैराज में डायरेक्टली फोन करेगा ना, या पर्सनली तुम्हें फोन मिलाएगा? मुझे नहीं पता, परेशान हो गया हो तुम्हारे इन फालतू के सवालों से। वैभव, वैभव,
ये वही औरत थी। वो नंबर मैंने पहले भी देखा था। फ़ोन मिलाने की कोशिश करी तो फ़ोन बंद आ रहा था। मुझे शक हुआ कि वो दोनों आपस में किसी और नंबर से बात करते होंगे, तो मैंने मोनू जायसवाल को कांटेक्ट किया। उसे इस औरत के बारे में पता लगाने को कहा। मोनू को इसके लिए मैंने पैसे भी दिए थे। फिर अचानक वैभव गायब हो गया। तो मोनू से भी मेरी बात नहीं हो पा रही थी। पता नहीं उसने आपको फ़ोन करके सब कुछ कैसे बता दिया, पर मेरा यकीन मानिए, मेरा इरादा सिर्फ इस औरत के बारे में पता करना था। इससे मिलकर सिर्फ इसे ये बोलना चाहती थी कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद ना करे। कब बात हुई थी तुम्हारी इस औरत प्राजक्ता से? जब उसने वैभव के नंबर पर फोन किया था? हाँ, तभी बात हुई थी, लगभग 2 हफ्ते पहले। ये वैभव के इस नंबर पे कॉल आया था? ये नंबर तो मेरे पास है ही नहीं। इस नंबर से वैभव उस चुड़ैल से बात करता था। 1 मिनट। ये नंबर है वैभव का, जो पहले से उसका नंबर है, जो मेरे पास है। तुम्हें वो नंबर याद है जिससे प्राजक्ता वैभव से बात किया करती थी? बिल्कुल याद है, रट लिया था मैंने वो नंबर। फोन भी मिलाया था, पर साली चुड़ैल ने फोन बंद कर दिया था। 1 मिनट। ये वो नंबर। प्राजक्ता का ये नंबर हमारे पास नहीं है। ट्रिपल 4545252। जानवी ने ये नंबर वैभव के फोन से लिया था और वैभव के पिछले 2 महीने के कॉल रिकॉर्ड में उसके ओरिजिनल नंबर पे इस नंबर से वैभव की कई बार बात हुई है। स्टोर की सीसीटीवी फुटेज और वैभव ने जिस नकली एड्रेस पे सिम लिया था, दोनों की एक्टिविटी ट्रैक करें तो लगभग 1 महीना बीत चुका है। पर प्राजक्ता से वैभव तो 20 दिन पहले ही मिला है। तो फिर ये नंबर किसका है? 444545252। इस वक्त ये नंबर बंद है सर, और जानवी भी कह रही है कि काफी टाइम से नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। जानवी ने शायद हमें पूरा सच नहीं बताया। इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स हमें कल चाहिए थे हरीश, बहुत अर्जेंट है। सर आप मेरे पे बहुत प्रेशर डालते हैं हमेशा, मेरी भी सोचिए थोड़ा कभी। ये सब इतनी जल्दी नहीं। तेरा सोच के कल का बोल रहा हूँ। कल सुबह तक सारे डिटेल्स मेरे टेबल पे होने चाहिए। अब ये कौन लड़की है? रश्मि कुशवाहा। एड्रेस भी है। उम्मीद करो कि ये फेक ना हो। ये रश्मि कुशवाहा 12 नंबर कोठी में रहती है? रहती थी। रहती थी मतलब अभी कहाँ मिलेगी? वो तो मर चुकी है। मर चुकी है? जी हाँ। ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः। ओम श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः।
हेलो, नीलेश कुशवाहा जी, कहिए। शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अविनाश सिंह बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। आपकी बहन रश्मि के बारे में बात कर रही है। क्या बात है सर? रश्मि ने सुसाइड की थी। जी सर। नीलेश, जल्दी अपने घर पहुंचो, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। एक घंटा लग जाएगा और कुछ काम भी निपटाना है ऑफिस में। बॉस को भी पूछना पड़ेगा। अरे बॉस को कहो, पुलिस का मामला है, अर्जेंट बुलाया है। मैं आता हूँ। सर, सुसाइड की रिपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन चंद्रा नगर में रिपोर्ट की गई थी। और एक बात और सर, रश्मि ने 11 अप्रैल की रात को आत्महत्या की है। उसी रात तो प्राजक्ता और वैभव भी गायब हुए थे। हाँ सर। हाँ सर, मैंने वैभव प्रसाद के बारे में सुना है, लेकिन कभी मिला नहीं। मेरी बहन रश्मि के साथ उसका क्या रिश्ता था मुझे नहीं पता सर। तो फिर उसके बारे में कहाँ से सुना? सर वो रश्मि के सुसाइड लेटर से पता चला था। सुसाइड रिपोर्ट से हमें यह पता चला कि रश्मि छत पे गई और अपने ऊपर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। तुम तो घर पे ही थे ना नीलेश? जी सर। तो फिर तुम्हें कैसे पता नहीं चला रश्मि ऐसा कुछ कर रही है या करने का सोच रही है? सुसाइड? काश मैं भांप लेता सर। रश्मि बहुत डिप्रेस थी, बहुत परेशान थी, लेकिन वो सुसाइड कर लेगी ये मैंने सोचा नहीं था सर। उस रात मेरा दोस्त गौरव घर आया था। रश्मि भी गौरव से मिलकर बहुत खुश थी। उसने कहा आज बाहर से चाइनीज ऑर्डर करते हैं। हमने साथ बैठकर खाना खाया, सब कुछ नॉर्मल था। रश्मि को देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर मैं और गौरव सोने चले गए। हम इतनी गहरी नींद में थे कि रूम के बाहर क्या चल रहा है पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा और कमरे से बाहर निकला तो कुछ अजीब सी स्मेल आई। किचन में गया तो देखा फ्लोर पर केरोसिन बिखरा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आया कि घर में केरोसिन कहां से आया। जब मैंने मेन डोर चेक किया तो वो अंदर से ही बंद था। रश्मि? रश्मि? मैं रश्मि को उसके कमरे में जगाने गया तो देखा वो वहां नहीं थी। रश्मि? रश्मि? मुझे लगा शायद वो छत पर सोने गई होगी। रश्मि? 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 गौरव! गौरव! रश्मि की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। रश्मि का सुसाइड नोट पुलिस को रश्मि के कमरे से ही मिला। रश्मि पहले से ही अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थी। पिछले कई महीनों से बहुत दुखी थी, गुमसुम सी रहती थी। न जाने कहां से ये वैभव प्रसाद उसकी जिंदगी बर्बाद करने आ गया। केरोसिन कहाँ से मिला रश्मि को? पता नहीं। रश्मि उस शाम को बहुत खुश दिख रही थी। ऐसा कुछ करने का सोच भी रही थी, ये मुझे पता नहीं चला सर। ये गौरव कहाँ रहता है? हाँ रुपेश। सर, जतिन नारायण ने सरेंडर कर दिया है।
पिछले आधे घंटे से धुलाई कर रहे हैं इसकी, पर इसकी सुई तो अटक ही गई है। कह रहा है इसे प्राजक्ता के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब राजेश का फोन आया तो ये डर गया और इससे भाग कर छुप गया था। पर तो ये उल्टा राजेश पे इल्जाम लगा रहा है। कह रहा है उसी ने अपनी बहन प्राजक्ता के साथ कुछ किया होगा। प्राजक्ता के गायब होने के पीछे एक और नया एंगल। इधर रश्मि ने सुसाइड नोट में वैभव प्रसाद का नाम ही मेंशन किया है। चंद्रनगर पुलिस स्टेशन से रश्मि की सुसाइड की पूरी स्टोरी जाननी होगी, सुसाइड नोट और इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स। आखिर ये वैभव प्रसाद है कौन? पहले प्राजक्ता और अब ये रश्मि कुशवाहा। अपने अतीत के दर्द से उबरने का हक है तुम्हें। आने वाली खुशियों पे क्यों शक है तुम्हें रश्मि? ऐसा तुम अब कह रहे हो वैभव। एक बार मेरे बारे में सब जान लोगे तो तुम्हारा इरादा बदल जाएगा। सब कुछ बदल सकता है, पर मैं कभी नहीं बदलूंगा। ना मैं, ना तुम्हारे लिए मेरा प्यार प्राजक्ता। कहते हैं ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। इस कहानी का सच भी कल्पनाओं से परे है। अब सच तो वही बता सकता है जो जिंदा है। रश्मि ने सुसाइड कर लिया, प्राजक्ता का कहीं कोई पता नहीं, और इन दोनों के बीच की कॉमन लिंक वैभव, वो भी मिसिंग है। तो पुलिस अब सच तक पहुंचेगी कैसे? क्या जतिन नारायण सच जानता है, या जानवी प्रसाद, या प्राजक्ता का भाई राजेश, या फिर रश्मि का भाई नीलेश और उसका दोस्त गौरव? सर मुझे वैभव प्रसाद के बारे में कोई आइडिया नहीं है सर। मैं वैसे ही प्राजक्ता से इतना दुखी था, किसी और को उसके पीछे लगा कर क्यों झमेला बोल लूंगा सर। मेरा यकीन करिए सर, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, नाम नहीं पता था। प्राजक्ता थी या रश्मि कुशवाहा, मेरी तो सिर्फ उससे बात हुई थी। मुझे लगा ये वही औरत थी जिसका फोटो मुझे मोनू जायसवाल ने दिखाया था। मैंने केवाड़पुर पुलिस स्टेशन में बात की थी। वैभव प्रसाद मिसिंग केस के बारे में मुझे पता है। ऐसे नहीं कि रश्मि कुशवाहा ने अपने सुसाइड नोट में सिर्फ वैभव का नाम लिखा है। आप खुद पढ़ लीजिए। मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार तरुण बघेल है। अब ये तरुण बघेल कौन है? अब क्या बताऊं अविनाश जी, इस लड़की रश्मि ने हमारी नाक में दम कर दिया था। ये लड़की रश्मि हर दूसरे दिन हमारे थाने आ पहुंचती थी, कभी ये कभी वो। आपने उस तरुण बघेल को क्यों छोड़ा? हमने नहीं छोड़ा, कोर्ट के ऑर्डर्स थे। आपने जानबूझ के केस ही इतना ढीला बनाया ताकि उसे बेल मिल जाए। आपको पता भी है अब वो हमें कितना परेशान कर रहा है, जीना हराम करके रख दिया हमारा। ए पूजा, रश्मि और नीलेश को बाहर बुला। क्यों, क्या हुआ? वो छोड़ गए मुझे देख के? साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं। पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन अब मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दूंगा। निकल जा यहाँ से हरामी। हरामी बोलती है मुझे? हरामी पना तो तू मेरा अभी देखेगी। तेरे माँ बाप तो मर गए बिना मेरे लोन का पैसा चुकाए, लेकिन अब तुम दोनों को मेरा लोन और मेरा सूद दोनों चुकाना हो, वरना उठा के बाहर फेंक दूंगा। हाथ लगा के दिखा तरुण, हाथ लगा के दिखा। हाथ है ना तेरे, ये उखाड़ के रख दूंगी। अच्छा तरुण जी, मैं आपका पूरा लोन चुका दूंगा। मैं जॉब कर रहा हूँ। इस कुत्ते को इतनी इज्जत मत दो भैया, अब आपका खूनी है ये। सही कहा रश्मि तूने, गुंडा हूं मैं। तेरा माँ बाप का हाल तो तूने देख ही लिया है, अब देख तेरा और तेरे इस भाई का क्या हाल करूंगा। तरुण जी, आपके पैसे मिल जाएंगे।
बस हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। सिर्फ 2 महीने हैं तेरे पास। 25 लाख लोन और 5 लाख सूद। और उसके बाद अगर 2 महीने बाद अगर मुझे पैसे नहीं मिले, पहले दीवार टूटेगी फिर छत गिरेगी, और हाँ, बुलडोजर भी चलेगा। लाके दिखा बुलडोजर। देख फिर कैसे सर फोड़ती हूँ तेरा तरुण बघेल। बहुत उछल रही रश्मि, मुझे मालूम है तू कहाँ पढ़ती है, कैसे आती जाती है। बचेगी तभी सर फोड़ेगी ना। वो खुले आम आकर हमें धमकी देता है और उसे बेल मिल जाती है, ये इंसाफ है आपका? रश्मि, फिर से बता रहा हूं, हमने उसे बेल नहीं दी है, कोर्ट के ऑर्डर से, इसलिए छोड़ना पड़ा। और अगर उसने तुम्हें धमकी दी है तो तुम कंप्लेंट लिखवाओ। पहले भी कंप्लेंट की थी। मेरे माँ बाबा की मौत उसकी वजह से हुई है, उसका क्या एक्शन लिया आपने? रश्मि, हमने उसे गिरफ्तार किया था, अब उसे कोर्ट से बेल मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं वो निर्दोष है। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो फिर आप उसे दोबारा गिरफ्तार कीजिए। मैं कह रही हूँ ना, मेरे माँ बाबा की मौत का जिम्मेदार तरुण है। हमने तरुण बघेल को भी वार्निंग दी थी। एक व्यापारी है, लोग उससे ब्याज पे पैसे उठाते हैं। रश्मि के फादर ने भी तरुण बघेल से पैसे उधार लिए थे, लेकिन लौटा नहीं पाए। मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार तरुण बघेल है। मेरे माँ बाप ने भी अपनी जान तरुण बघेल के वजह से गंवाई, और आज मेरी मौत का जिम्मेदार तरुण बघेल ही है। तरुण बघेल और वैभव प्रसाद, ये दोनों जिम्मेदार हैं मेरी मौत के। वैभव प्रसाद वो आदमी है जिसने सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया है मेरा। माँ, बाबा, मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। रश्मि। रश्मि तरुण बघेल से परेशान थी और इसमें वैभव प्रसाद भी आ टपका। अपने माँ बाप को खोने के बाद रश्मि जैसे पागल सी हो गई थी। हमने तो ये भी सुना है कि नीलेश की पत्नी पूजा भी रश्मि की हरकतों से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई। रश्मि के पेरेंट्स ने भी सुसाइड किया था क्या? जी, 1 साल पहले। रश्मि के माँ बाप ने जहर खा लिया था। सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा था कि तरुण बघेल के अत्याचारों से तंग आकर वो अपनी जान ले रहे हैं। अबेटमेंट टू सुसाइड के तहत हमने तरुण बघेल को गिरफ्तार भी किया था। तरुण ने कन्फेस तो नहीं किया, पर हमें पता चला कि लोन ना चुका पाने की वजह से उसके गुंडों ने घर जाकर महेंद्र कुशवाहा और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की थी। तरुण पहले भी कई बार महेंद्र कुशवाहा और उसके परिवार वालों को सबके सामने बेइज्जत कर चुका था। पापा कुछ बोलिए। पापा। महेंद्र और अनीता कुशवाहा केस की चार्जशीट में सब लिखा हुआ है, सारी डिटेल्स। अविनाश जी, आप तो जानते हैं कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस में आरोपी को आसानी से बेल मिल जाती है, पर ऐसे केसेस में चार्जेस प्रूव करना उतना आसान नहीं होता है। मैं रश्मि का दर्द महसूस कर सकता था, इसलिए जब उसके सुसाइड की खबर आई तो मेरा उस घर में दोबारा जाना बहुत तकलीफ देता। पहली 2 सुसाइड्स बहुत डरावनी थी और ये हद से भी ज्यादा भयानक। सुसाइड करते वक्त रश्मि किस दर्द से गुजरी होगी, सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने अपने ऊपर केरोसिन छिड़का और आग लगा दी। चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं। उसके भाई नीलेश और दोस्त गौरव ने कोई आवाज नहीं सुनी। पड़ोसियों को भी पता नहीं चला, ना कुछ सुना ना कुछ देखा। बहुत दर्दनाक रहा होगा, पर ये सब किस लिए?
सिर्फ एक लोन के लिए? लोन जो नीलेश के फादर ने नीलेश का बिजनेस सेट करने के लिए लिया था, बिजनेस ठीक से शुरू होने से पहले ही ठप हो गया। सारा पैसा गंवाया वो अलग, और अब उनके सर पर लोन की तलवार लटक रही थी। जब पैसे चुकाने की औकात नहीं थी तो पैसे लिए क्यों थे? देख महेंद्र, अगर मेरे पैसे गबन करने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, घर से लात मार के बाहर निकालूंगा, सड़क पे पूरे परिवार को नंगा करके घुमाऊंगा। इसे पूरी धमकी मत समझना, जो कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा। इस सब का रश्मि पर बहुत असर पड़ा। हमेशा दुखी और परेशान रहती थी। इसकी जिंदगी में इस वैभव प्रसाद की कहां से एंट्री हो गई पता नहीं अविनाश जी। आप कह रहे हैं कि इस वैभव ने प्राजक्ता नाम की लड़की को भी फंसाया था, तो हो सकता है कि रश्मि के साथ भी यही किया होगा। पहले उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा, फिर उसका इस्तेमाल करके छोड़ दिया होगा। रश्मि एक सदमे से उबर भी नहीं पाई थी, फिर ये वैभव सह नहीं पाई होगी। सर, रश्मि तरुण बघेल से परेशान थी पर उसे सजा दिलवाने के लिए लड़ रही थी, लेकिन तभी अचानक सीन में एंट्री करता है वैभव प्रसाद और रश्मि सुसाइड कर लेती है। दूसरी तरफ प्राजक्ता मिसिंग है। क्या थ्योरी बना रहे हो रुपेश? यही कि कहीं तरुण बघेल ने ही वैभव प्रसाद को भेजकर रश्मि को टारगेट बनाकर उसे ठिकाने लगाया हो, और दूसरी तरफ प्राजक्ता ने भी तरुण बघेल से पैसे उधार लिए हों और पैसे नहीं चुका पाई, तो तरुण बघेल ने वहां भी वैभव प्रसाद को भेजकर प्राजक्ता को ठिकाने लगाया। अपने अतीत के दर्द से उबरने का हक है तुम्हें। आने वाली खुशियों पे क्यों शक है तुम्हें रश्मि? ऐसा तुम अब कह रहे हो वैभव। एक बार मेरे बारे में सब जान लोगे तो तुम्हारा इरादा बदल जाएगा। सब कुछ बदल सकता है, पर मैं कभी नहीं बदलूंगा। ना मैं, ना तुम्हारे लिए मेरा प्यार प्राजक्ता। अगर तुम्हारा वैभव प्रसाद इतना शातिर है तो फिर कोई हिस्ट्री क्यों नहीं मिली? जी नहीं मैडम, मैं नहीं जानता किसी तरुण बघेल को। प्राजक्ता ने कभी कोई जिक्र नहीं किया तरुण बघेल के बारे में? नहीं। देखिए, मेरी बहन प्राजक्ता पहले तो कोई लोन लेगी नहीं किसी से, और अगर लिया भी हुआ तो मुझे पूरा विश्वास है वो लोन को चुकता भी करेगी। हाँ, शायद मुझे नहीं बताएगी उसके बारे में। बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है प्राजक्ता। बहुत मेहनत करके अपने बेटे आरव की देखभाल कर रही थी वो। मैम, आपने इस तरुण बघेल से पूछताछ की? क्या इसने मेरी बहन को अगवा किया है? भोपाल और भोपाल के बाहर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं लोन पे पैसा देता हूँ। अब पैसा दिया है तो वापस भी तो चाहिए ना सर। आखिर हमें भी अपना परिवार पालना है। अब जो कोई पैसा वापस नहीं करेगा तो किसी न किसी तरीके से तो पैसा निकालना ही पड़ेगा। और सर, कई बार तो मैंने रिटायर्ड पुलिस वालों को भी काम पे रखा है पैसा लाने के लिए। आप जब रिटायर होंगे तो आपको भी मैं... जितना सवाल उतना जवाब तरुण बघेल, वरना ये जो डंडा है ना सीमा पार कर देगा। महेंद्र कुशवाहा, अनीता कुशवाहा और रश्मि कुशवाहा, इन तीनों सुसाइड केसेस में तेरा नाम है। तो अगर मैं अपने पर आ गया ना तरुण बघेल, तो तुझे ऐसा घुमाऊंगा कि तू खुद गिड़गिड़ा के कन्फेस करेगा कि ये तीनों मर्डर तूने किया है। कुछ भी सर, कुछ भी बोल रहे हैं आप। चुप! और सीधा सीधा बताइए वैभव प्रसाद है कौन? वैभव प्रसाद? हाँ, वैभव प्रसाद। ये वैभव प्रसाद और ये प्राजक्ता तिवारी। सर, मैं किसी वैभव प्रसाद और प्राजक्ता तिवारी किसी को नहीं जानता। जब कोई पैसा वापस नहीं करता है, ज्यादा परेशान करता है, तो पैसा वसूलने के लिए अपने आदमियों को भेजता हूं।
डरा धमका के पैसा निकाल लेता हूँ। अब किसी को हायर करना और जिसे लोन दिया है उसे प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसा करके ब्लैकमेल करके पैसा वसूलना, सर ना तो इतना समय मेरे पास है और ना ये सब सोचने के लिए भगवान ने मुझे दिमाग दिया है। पैसा वसूलने के लिए सर इतनी लंबी चौड़ी कहानी बुनना मेरे बस की बात नहीं सर। मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, कोई नॉवल का राइटर नहीं। आपको 1 घंटा बैठा के पूरा केस समझाया तो था। महेंद्र और अनीता कुशवाहा का केस सुसाइड का है। आप खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोनों का पोस्टमार्टम हुआ था प्रॉपर तरीके से। शंभू जी, मैं रश्मि कुशवाहा के केस की बात कर रहा हूँ। पक्का उसने सुसाइड किया था? अरे हाँ, उसका भी पोस्टमार्टम करवाया था। पूरी बॉडी जल चुकी थी। सुसाइड नोट पर रश्मि की हैंडराइटिंग से वेरीफाई हुआ कि उसने सुसाइड ही किया था, मर्डर नहीं हुआ था। और उसकी ज्वेलरी भी मिली थी कंकाल पर। रुपेश, मध्य प्रदेश के हर अखबार में वैभव प्रसाद और प्राजक्ता तिवारी दोनों की फोटो छपवाओ और एमपी के बाहर भी अखबार के जितने भी एडिशंस हैं उन सब में दोनों की फोटो आनी चाहिए। और हाँ, साइबर सेल में फोन करके विनीत को रश्मि के फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की सारी चैट हिस्ट्री निकलवाओ। वैभव ने प्राजक्ता को उस गारमेंट स्टोर में टारगेट किया जहां प्राजक्ता काम करती थी। रश्मि कुशवाहा से वो कहां मिला, कहां टारगेट किया उसे? सर, मैंने काफी सर्च मारा। प्राजक्ता के सोशल मीडिया अकाउंट्स तो मिले, लेकिन रश्मि कुशवाहा और वैभव प्रसाद के नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट हो ही ना? रश्मि कुशवाहा 22 साल की थी और उसके लाइफ में माँ बाप के सुसाइड से पहले सब कुछ ठीक ही था। जानवी प्रसाद ने मुझे बताया कि वैभव का सोशल मीडिया अकाउंट तो है, लेकिन उसने उस पे जानवी को कभी फ्रेंड नहीं बनाया। सर, आप मुझे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। पहले ही चढ़ जाते हो मुझ पे। तो बताना भी नहीं, तू भी सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा है? बोल। सर, रश्मि और वैभव के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स रहे होंगे, लेकिन उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिए होंगे। अब तुझे ये कैसे पता चला? आजकल डीएक्टिवेटेड अकाउंट भी साइबर सेल वाले टैप करते हैं क्या? सर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो पूरी। चल बोल ले विनीत। सर देखिए, आपने मुझे बताया था कि रश्मि का भाई है नीलेश और नीलेश का दोस्त है गौरव और वैभव की वाइफ है जानवी। तो सर मैंने क्या किया, जानवी, नीलेश और गौरव इन तीनों के भी सोशल मीडिया अकाउंट सर्च किए, इस थॉट से कि शायद इनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो ये आप लोगों को ना बता रहे हो। कौन क्या छुपा रहा है हमसे? सर ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आपने गौरव त्रिवेदी से बात किया? गौरव नीलेश का दोस्त? हाँ सर। नहीं, क्यों? क्योंकि सर गौरव त्रिवेदी की चैट हिस्ट्री में मुझे एक चैट मिली। गौरव की चैट। रश्मि, तुम जिस रास्ते पे चल रही हो वो गलत है। वो तुम्हें सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाएगा। मेरी जिंदगी में इसके अलावा बचा ही क्या है गौरव? रश्मि, वैभव तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो शादीशुदा है, तुम जानती हो। क्या फर्क पड़ता है गौरव? मुझे ये तो पता है कि वो मेरे साथ खड़ा है। अगर ये सोच रही हो कि वैभव का इस्तेमाल करके तुम तरुण बघेल से बदला लोगी, उसे बर्बाद कर दोगी, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हो रश्मि। रश्मि, अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। वैभव का इस्तेमाल करके तरुण बघेल को बर्बाद करना, आखिर ये रश्मि चाहती क्या थी? इरादा क्या था इसका? और इस बारे में ना हमें नीलेश ने कुछ बताया, ना ही गौरव ने। मैंने जो रश्मि को कहा था वही हुआ। वैभव के चक्कर में उसने अपनी जान ले ली। वैभव के साथ मिलकर रश्मि कैसे बर्बाद करने वाली थी तरुण बघेल को? सर ये मैं नहीं जानता,
रश्मि ने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। गौरव, मुझे लगता है कि रश्मि ने सुसाइड नहीं किया, तुमने उसका मर्डर किया। नहीं सर, रश्मि ने सुसाइड ही किया है। तुम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हो रश्मि, ऐसा खुद तुमने लिखा है रश्मि के चैट। तुम रश्मि को लाइक करते थे, सही है ना? बोलो। हाँ सर, काफी टाइम से करता था। मैं रश्मि को सच में चाहता था, लेकिन उसके माँ बाबा की मौत के बाद वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः। ओम श्री सर्वपितृदेवताभ्यो नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। पुष्पं सर्वज्ञानि। किसी से बात नहीं करती थी, घंटों अकेली बैठी रहती थी। उसके अंदर एक अजीब सा तूफान उमड़ रहा था। अब रश्मि की लाइफ का सिर्फ एक ही विलन था, तरुण बघेल। अपने माँ बाबा की मौत के लिए वो उसे सजा दिलवाना चाहती थी। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, तरुण बघेल की बर्बादी। रश्मि, तरुण बघेल सिर्फ बेल पे छूटा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि केस बंद हो गया है। वो पुलिस को ब्राइब देगा, उसके खिलाफ चार्जशीट कभी फाइल ही नहीं होगी। तो क्या हर दिन पुलिस स्टेशन जाके चिल्लाओगी तो वो चार्जशीट फाइल कर देंगे? पापा को क्यों ऐसे सताया तरुण बघेल ने? मैंने कभी ये नहीं कहा था कि ऐसे वापस नहीं करेंगे। बस थोड़ा वक्त मांगा था उन्होंने, कि फिर भी बार बार उनकी बेइज्जती की गई, उन्हें पीटा गया। गौरव, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं रश्मि से प्यार करता था, वो भी मुझे चाहती थी। मैं उसको उस सदमे से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन रश्मि वो निकलना ही नहीं चाहती थी। गौरव, अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या करना चाहती हो रश्मि? तरुण बघेल को फंसाना, जाल में फंसाना है उसे। जो हाल उसने मेरे माँ बापा का किया, उसका भी वही हाल करना है। रश्मि प्लीज अपने अंदर से ये नेगेटिव थॉट्स निकाल दो। देखो, जो भी हुआ वो गलत था, और जो तुम सोच रही हो वो भी उतना ही गलत है। तुम्हें अपने माँ बाबा के लिए कुछ अच्छा करना है तो अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। तरुण बघेल की वजह से माँ बाबा ने सुसाइड किया, पुलिस उसका कुछ नहीं करेगी, नीलेश भैया भी कुछ नहीं करेंगे, तो क्या मैं भी चुप बैठी रहूं? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तरुण बघेल को। ये वो रश्मि नहीं थी जिसे मैं पहले जानता था, कुछ और ही बन गई थी। वो हर दिन एक नई क्राइम नॉवेल पढ़ने लग गई थी। क्राइम नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते वो हर दूसरे दिन एक नया प्लान बनाने लगी। मैं ना उसे समझ पा रहा था और ना समझा पा रहा था। सिर्फ तो मुझे भी डर लगने लग गया था उससे। मैंने रश्मि को साफ साफ बोल दिया था कि मैं उसके किसी भी प्लान में उसकी हेल्प नहीं करूंगा। कोई बात नहीं गौरव, अगर तुम मेरे प्लान में मेरे साथ नहीं तो मेरी लाइफ में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं। गुड बाय। सर, उसके बाद में रश्मि से नहीं मिला। हाँ, लेकिन मुझे पता चला कि वैभव नाम का कोई आदमी रश्मि की लाइफ में आया है। मैंने कोशिश की रश्मि को समझाने की,
कि ये रिवेंज, बदला, ये सब छोड़ दे, लेकिन रश्मि ने मेरी नहीं सुनी। क्या नीलेश को पता था कि रश्मि तरुण से बदला लेना चाहती है? सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नीलेश खुद परेशान था सर। रश्मि के पागलपन और हरकतों की वजह से नीलेश की वाइफ पूजा वो घर छोड़ के जा चुकी थी। वो भी रश्मि की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। रश्मि क्या प्लान कर रही थी वैभव के साथ तरुण से बदला लेने के लिए? और वैभव क्यों छोड़कर चला गया रश्मि? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि वैभव और रश्मि दोनों ऑनलाइन मिले थे। मैंने रश्मि को वार्न करने की कोशिश की कि वैभव जो है वो सही आदमी नहीं है, लेकिन सर रश्मि ने मेरी नहीं सुनी। फिर आपने बताया कि वैभव ने ऐसे ही एक लड़की प्राजक्ता को फंसाया। सर वैभव ने रश्मि का फिजिकली इस्तेमाल किया होगा सर, और उसके बाद रश्मि को और उसके प्लान को डंप कर दिया। सर शायद इसीलिए रश्मि टूटकर सुसाइड। इस केस में सब के सब टूटे और बिखरे हुए हैं। सबने खुद की लाइफ की बजाई हुई है। ऐसा लग रहा है कंपटीशन चल रहा है, किसकी ज्यादा बजी हुई है। जानवी इस यूजलेस वैभव के प्यार में पड़कर अपना सब कुछ छोड़ करके भागा ही इसके साथ, और रश्मि अपने बदले की आग में लिपट गई वैभव के साथ। और प्राजक्ता का जानवी जैसा सेम टू सेम टूटी हुई लव स्टोरी और शादी आ गिरी वैभव के ही जाल में। सर रश्मि पहले से ही डिप्रेस थी। वैभव ने धोखा दिया, उसने सुसाइड कर लिया। और इस प्राजक्ता का मुझे सीरियस डाउट है कि हमें कभी भी मिलेगी। ये वैभव कैरेक्टर सिर्फ अपने मजे के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करता है। इसने प्राजक्ता का मर्डर किया होगा। कंफर्म कैसे कह सकती हो अर्पिता? अभी तक तो कोई एविडेंस हमारे हाथ नहीं लगा है। सर 10 दिन हो गए हैं, वो जिंदा है ऐसा भी कुछ हमें नहीं मिला है। आप क्या सोच रहे हैं सर? यहाँ हम जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो फिर? तरुण बघेल। ये पूरा प्लॉट क्या है ये हमें तरुण बघेल से मिलेगा। एक काम करो, 2 कांस्टेबल लगाओ तरुण बघेल के आसपास, साय की तरह 24 घंटे रहे उसके इर्द। तरुण बघेल, आपको भी लगता है कि ये सब उसका ही किया धरा है? तरुण जी की गाड़ी कोठी के अंदर पहुंच चुकी है। सर 3 दिन हो गए तरुण बगल पर नजर रखते हुए, अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। मिलेगा रुपेश, 100% मिलेगा।
इंतजार करना होगा, चूहा अपने बिल से बाहर निकलेगा। ये बुक रश्मि के कमरे से मिली। सर, ये बुक रश्मि के शेल्फ से मिली। इस बुक में क्या है सर? ये पूरा का पूरा प्लॉट इस बुक से उठाया गया। वैभव प्रसाद रश्मि से सोशल मीडिया पर मिलता है। वैभव को पहले से पता होता है कि रश्मि किसी चीज को लेकर परेशान है। फिर दोनों बाहर मिलते हैं और प्राजक्ता के केस में वैभव प्राजक्ता को एक गारमेंट स्टोर में देखता है, फिर एक कस्टमर की तरह बातचीत शुरू करता है और फिर प्राजक्ता से इसे प्यार हो जाता है। अब गौर से रश्मि कुशवाहा और प्राजक्ता तिवारी को देखो। रश्मि ने सुसाइड क्यों किया? और रश्मि कुशवाहा ने अपने सुसाइड नोट में तरुण बघेल के साथ साथ वैभव प्रसाद का नाम क्यों मेंशन किया? यू नो व्हाट, 100% प्राजक्ता तिवारी को टारगेट किया गया है। सर, यही है हमारा टारगेट। ब्लैक बाइक, ब्लैक हेलमेट। जयदीप। सर, जाल फेंक दो। रुपेश, 3 तक गिनो और फेंक दो। ये सब कुछ मुझे मारने आया? नहीं, पैसे उधार मांगने हैं। पीछे रहे वरना गोली लगेगी। हमें शायद प्राजक्ता कभी नहीं मिलेगी, लेकिन वैभव प्रसाद मिलेगा। वैभव तरुण बघेल को मारने आएगा। हेलमेट निकाल दो वैभव प्रसाद। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम क्या अपने घुटनों के बल बैठकर हाथ में फूल लेकर मुझे प्रपोज करने वाले हो? नहीं, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने वाला हूँ, अपने माँ बाप से मिलवाना। वैभव, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलना चाहते हैं अभी, आज। तुमने उन्हें बताया क्या कि मेरा एक 5 साल का बेटा है आरफ? पता है उन्हें, मैंने सब बता दिया तुम्हारे बारे में। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कम से कम कुछ। अरे पहले बताया अभी बताया, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ यूं ही टाइम पास कर रहा हूँ? मैं सीरियस हूँ प्राजक्ता, शादी करना चाहता हूँ तुमसे।
मैं उस जतिन जैसा नहीं हूं और ना कभी वैसा बनूंगा। अगली गोली सीधा तेरे दाएं पैर में घुसेगी, उससे अगली तेरे बाएं पैर में। अब जल्दी बोल, कहां है वो? सर वो आओ। मार दिया उस हरामी को। सो सॉरी, वो तो नहीं हो पाया। एक्चुअली हम तुम्हारी स्टोरी पे फुल स्टॉप लगाने के लिए पहले ही आ गए। वो क्या है ना कि हमने वो नॉवल पढ़ ली जहां से तुमने प्लॉट चुराया। लगभग तुम्हारे ही हाइट की है। कैसे फंसाओगे इसे? फंस चुकी है, मेरे साथ कॉफी डेट पे आ रही है। 2 दिन में शादी के लिए भी तैयार हो जाएगी। ये मेरी छोटी बहन रश्मि है। तुम्हारी छोटी बहन भी है? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। मैं चाहता था तुम खुद ही मिल लो। आओ प्राजक्ता, वेलकम। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं दिख रहे हैं? वो बाहर गए, बस आते होंगे। इतना काफी है? एक काफी है नीलेश भैया और गौरव को जलाने के लिए।
रहा था प्राजक्ता के लिए। और एक सेफ्टी के लिए। हमारा भाई और उसके दोस्त डिनर करने कितने बजे आने वाले हैं? 8 बजे तक आनी चाहिए। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। 9 बजे तक वो सो चुके होंगे। तुम प्राजक्ता को तब तक ले आना। अगर आपकी पुलिस ने तरुण बघेल को नहीं छोड़ा होता तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आपकी पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं उसे सज़ा देना चाहती थी। रश्मि, मैं प्यार करता हूं तुमसे। मुझसे प्यार है तो पहले तरुण बघेल से निपटना होगा वैभव। मुझ पे भरोसा रखो। मैं अपने बीवी बच्चे को छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। हम तरुण बघेल से निपटेंगे। ऐसा रेड मारेंगे कि ना उसको ना किसी को समझ आएगा कि क्या हुआ है उसके साथ। बात अब सिर्फ तरुण बघेल को फंसाने की नहीं है, तो उसे मारना होगा। हिसाब बराबर होना चाहिए। मेरे माँ बाबा को मारा है तरुण बघेल ने, उसे भी मरना होगा। पर ऐसा करेंगे तो शक तुम पर ही होगा, तुम ही फंसोगी। मैं नहीं फंसूंगी वैभव, मैंने पूरा प्लान बनाया है। मेरी तो डेथ हो चुकी होगी, उसके बाद तरुण को मारना है। ये कैसा प्लान? किसी और को मारना होगा मेरी जगह, किसी और लड़की को, ताकि पुलिस रिकॉर्ड्स में मैं जिंदा ही ना रहूं। क्राइम नॉवल से प्लॉट तो चुरा लिया, लेकिन लगता नहीं है तुमने इसे एंड तक पढ़ा हो, क्योंकि हर क्राइम का रास्ता जेल तक ही पहुंचता है। सिवाय तरुण बघेल के क्राइम का। वो तो जेल के बाहर घूम रहा था, अब भी घूम रहा है। जो मेहनत और दिमाग तुमने एक निर्दोष लड़की प्राजक्ता को मारने में लगाया, वही दिमाग लगाकर लड़ती तरुण बघेल को सजा दिलवाने के लिए। लड़ी थी मैं, पर क्या किया आप लोगों ने, ये जानते हुए भी कि उसने मेरे माँ बाबा को इतना प्रताड़ित किया कि
मजबूर होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं आगे कितना भी लड़ती, फिर भी आप लोग तरुण बघेल को छोड़ ही देते, ये कहकर कि अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है, आसान नहीं होता प्रूफ करने के लिए। तुम अपने प्लान में कभी कामयाब नहीं होती रश्मि। चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि तुम अपने प्लान में कामयाब हो भी जाती, तो प्राजक्ता के मर्डर करने के बाद तुम चैन से सो पाती? अपना नाम बदल करके, आइडेंटिटी चेंज करके सुकून से जी पाती? प्राजक्ता का एक 5 साल का बच्चा है, आरव, मिलना चाहोगे उससे? वो अभी तक उम्मीद लगाए बैठा है कि उसकी मम्मी उससे मिलने आएगी। तू साला हरामी, अपनी वाइफ जानवी की लाइफ बर्बाद की, प्राजक्ता का मर्डर किया, और तू इस रश्मि के साथ तरुण बघेल को मारकर अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहता था। अबे गधे, ये तुझे भी बलि का बकरा बनाने वाली थी। इसने तेरा नाम सुसाइड नोट में मेंशन किया था। तरुण बघेल को तू जैसे ही मारता, ये तुझे भी पवेलियन भेजने वाली थी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं रश्मि। अरे पढ़ तो लेता ये नॉवेल जहां से इसने प्लॉट चुराया है। जानवी बेटा, तू वापस अपने घर बनारस आ जा। अच्छा हुआ वैभव ने तुझे छोड़ दिया, वरना ना जाने तेरे साथ भी वो क्या करता। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं साहब, जान बचाई है आपने। ये शुक्रिया अपनी जेब में रखता तरुण बघेल। इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझना। तुमने अगर पैसे लेने के लिए अगर किसी के साथ मारपीट की या उसे धमकाया, तो अगला मर्डर केस मेरे टेबल पर तेरा होगा। कई बार किसी अपने को खोने का दर्द इतना बढ़ जाता है कि हमें अंदर से झंझोड़ कर रख देता है, क्योंकि हमें क्लोजर नहीं मिल पाता, खासकर तब जब उसके साथ ऐसी कोई अननेचुरल घटना हुई और जिसमें उसकी जान गई। और ऐसे में अगर हमें क्लोजर चाहिए तो जैसे को तैसा, एन आई फॉर एन आई, ये उसका आंसर कभी नहीं हो सकता। अगर दर्द मिला है तो उसका मरहम किसी को दर्द देने में नहीं है, बल्कि खुद को संभालने में है, खुद को समझाने में है, ये समझने में है कि दर्द चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका मरहम सिर्फ वक्त है। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, एंड बिलीव मी, ठीक हो ही जाता है। लाइफ में ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, थिंक गुड, थिंक वाइज। भला सबका हो, भला खुद का हो।